हेलो दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, टेट के प्रैक्टिस सेट में आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण का तीसरा प्रैक्टिस सेट। आइए देखते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, आप लोग देख सकते हैं, और सभी प्रश्न हम इमेजेस के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस चीज़ पर अपना शोध कार्य किया था? तो इनका शोध था उद्यान मटर पर, यानी मटर के पौधों पर इन्होंने अपना शोध कार्य किया था और इन्होंने अपना आनुवंशिकी से संबंधित कार्य किया था, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, यानी आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को 2 सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में गए थे और लगभग वहाँ पे 8 दिन तक रहे थे। जो इस अंतरिक्ष यान से गए थे उसका नाम था सोल्यूज T11। जब ये अंतरिक्ष में थे तो उस समय की PM थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्होंने इनसे बात करने का प्रयास किया और बात किया तो पूछा कि कैसा दिखता है अपना भारत? तो राकेश शर्मा ने जवाब दिया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाकी अन्य देखें तो कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम अमेरिकी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता विलियमसन ये दूसरी महिला थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर होने के कारण इसे चिड़िया टूक कहते हैं। मेहरानगढ़ नाम इसका नाम पड़ा है, मेहर का अर्थ होता है सूर्य। यहाँ के जो राजा थे वो सूर्यवंशी थे, इसलिए इसका नाम सूर्य के नाम पर मेहरानगढ़ या फिर सूर्य का गढ़ यानी सूर्य का किला भी कहा जाता है। इसके अन्य नामों में जैसे मयूरगढ़ ध्वज, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने 1459 में। अगला प्रश्न, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल दिवस, विश्व जल दिवस तो मनाया जाता है 22 मार्च को। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 से। हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पानी का संरक्षण, विकास और उसकी स्थिरता। 2023 की इसकी जो थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस और 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? इसमें से कौन सा एंजाइम है जो लार में उपस्थित होता है? तो वो है टाइलिन। टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। ये टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को मुख से ही इसका पाचन जो है प्रारंभ कर देता है। बाकी जो पेप्सिन होता है ये आमाशय से स्रावित होता है। ट्रिप्सिन पैनक्रियास से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कांगसुंग जो क्षेत्र है उस तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी संतोष यादव। ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है ये आपके थाई की, यानी जो फीमर होता है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। हंसली ये जो गर्दन के पास की जो हड्डी होती है ऊपर की, इसे हंसली कहते हैं। स्टेपिस कान की हड्डी होती है, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। रिब्स ये जो चेस्ट में जो हड्डी होती है जो हार्ट और फेफड़े को बचाता है। अगला प्रश्न, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी 1927 से। 1937 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR कर दिया गया था और 1957 में इसका नाम पुनः बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है रतौंधी। विटामिन बी जो होता है थायमीन से होता है बेरी रोग। और विटामिन B2 जो होता है वो होता है राइबोफ्लेविन से आंखों में सूजन हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है। रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी होता है कोलिकैल्सिफेरॉल और बेरी जो होता है थायमीन से होता है। तो इसका उत्तर होगा रतौंधी। विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य यानी कि जो सूर्य है उसके जो परिवार हैं, जो उसके जो 8 ग्रह हैं उसमें से सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा है बृहस्पति।
अगर इसका क्रम देखें तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण आते हैं। अगर क्रम पूछ ले सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि होता है, फिर उसके बाद अरुण होता है, फिर उसके बाद वरुण होता है। सूर्य के सबसे नज़दीक में होता है बुध, तो इसका उत्तर होगा सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, यानी कि जो ये यातायात संकेत है ये किस चीज़ को इंगित करता है? तो ये है रेलवे क्रॉसिंग का। जो यातायात के चिन्ह लगाए जाते हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं ताकि जो वाहन चालक होते हैं वो देखकर आगे उसी हिसाब से गाड़ी चलाएं। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि आगे बुजुर्ग के जाने का रास्ता है, ये जो बच्चे दिखते हैं ये आगे स्कूल है, पैदल पथ है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट है, रेलवे क्रॉसिंग है, साइकिल की यानी पगडंडी का रास्ता है, आगे गुफा है, केव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जो बर्ड मैन कहे जाते हैं वो डॉक्टर सलीम अली, इन्हें पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है और ये डॉक्टर सलीम अली हैं। राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया। कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी जीवों और पौधों को बचाने के लिए 1972 में लागू हुआ था। 73 में पहला टाइगर प्रोजेक्ट आया था, 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था और 1900 में हाथी संरक्षण अधिनियम था। अगला प्रश्न, जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करने वाला संगठन कौन सा है? यानी कि जो डेंजर जातियां होती हैं, जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर जातियां होती हैं, उनका नाम जो है रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है, उनके संरक्षण के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तो इनमें से कौन सी संस्था है जो रेड डेटा बुक प्रकाशित करती है? तो वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला प्रश्न, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? जैव विविधता शब्द दिया था AG टॉन्सले ने। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को और 2002 से इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने योग्य बात होती है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। जो आगमन विधि होती है वो होती है विश्लेषण विधि की तरह, जो निगमन विधि होती है संश्लेषण विधि की तरह, लेकिन जो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत होता है ये आगमन विधि में प्रयोग होता है, जबकि जो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है वो निगमन विधि में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, रानीखेत डिजीज यानी रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत संबंधित है मुर्गियों से। मुर्गियों में, बत्तख में, कोयल में, तीतर में, गिनी में, ये जो पक्षियाँ होती हैं जिसमें जो है रानीखेत डिजीज पाया जाता है। इसका जो वायरस है पैरामाइक्सो वायरस, इस रोग की जो है सबसे पहले पहचान जो खोज हुई थी रानीखेत क्षेत्र में। रानीखेत पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रानीखेत क्षेत्र में इस रोग की सबसे पहले पहचान हुई थी। इससे जुड़ा हुआ वैक्सीन भी आ गया है, जो न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उनको पहले से ही टीका लगा दिया जाता है ताकि इस डिजीज से और इस वायरस से जो पैरामाइक्सो वायरस है इससे बचे रहें। अगला प्रश्न, पर्यावरण के जैविक घटक हैं। जैविक घटक वे घटक होते हैं जो जीवों से संबंधित होते हैं, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे अपघटक हो। उत्पादक मतलब होता है हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो सर्वाहारी होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं। और अपघटक जो होते हैं छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो ये डेथ होते हैं, बॉडीज़ होती हैं, उनको खाकर नष्ट करते हैं और मिट्टी में पुनः मिला देते हैं। और अजैविक घटक जो होते हैं वे जितने भी निर्जीव घटक होते हैं पर्यावरण के, चाहे वो अकार्बनिक कार्बनिक तत्व हो, चाहे वो जलवायु हो, मृदा हो, वायु हो, ये सभी जो है अजैविक घटक होते हैं। तो इसमें से जैविक घटक जो है वो है पौधे, बाकी तीनों हैं अजैविक घटक। अगला प्रश्न, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। वनोन्मूलन यानी जो पेड़ों की कटाई होती है, जंगल को काटा जा रहा है, उसका दुष्परिणाम क्या होता है? जैसे जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं पहली चीज़, और पेड़ जहाँ पे अधिक होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े जंगल होते हैं, वहाँ वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है। तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होने की वजह से वहाँ पे समय समय पर वर्षा भी होती है। इसलिए जब पेड़ को काट दिया जाता है तो मिट्टी के बहाव यानी मृदा का बहाव जो होता है, मृदा अपरदन होता है, कटाव होता है मृदा का, उसमें वृद्धि होती है। वन्य जीवों की संख्या में भी कमी होती है। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो
जीवों को भोजन नहीं मिलेगा, वैसे भी धीरे धीरे जीव खत्म होते जाएंगे। वर्षा में भी कमी होती है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। अगला प्रश्न, अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम प्राप्त होता है पेपावर सेमनीफेरम से। ये पेपावर सेमनीफेरम का पौधा है, आप इसे देख सकते हैं। ये गोल गोल दिखते हैं, यही इसका फल होता है। इसमें से जब इसको काटा जाता है तो सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता है। वही दूध को सुखा लिया जाता है और उसका पाउडर बन जाता है। तो वही जो पाउडर होता है वही अफीम कहलाता है। इसे काला सोना भी कहते हैं। इसी पाउडर को लोग सूंघ कर परम आनंद की अनुभूति करते हैं। अफीम का उपयोग जो है मेडिकल उपयोग होता है, दवाइयों में भी इसका उपयोग होता है और ज़्यादातर इसका उपयोग आजकल नशे के रूप में भी हो रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है रक्षाबंधन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है अशोक का पेड़। आप ये देख सकते हैं, ये अशोक का पेड़ है। इसकी पत्तियां आम के पत्ते की तरह होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वाइब्रेंट की तरह होती हैं, लहरदार होती हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? यानी सबसे बड़ा जो पशु मेला है भारत में, वो कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है सोनपुर, बिहार में। सोनपुर है बिहार में। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, राजस्थान के अजमेर में। ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। तेजा जी का पशु मेला ये आयोजित होता है बीकानेर में। मल्लीनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है बाड़मेर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय यानी जो पैनक्रियाज होता है उसके द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इसमें से रेनिन जो होता है ये आमाशय यानी कि स्टोमक से स्रावित होता है। बाकी लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज ये तीनों जो हैं अग्न्याशय यानी पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। इसका स्रावण जो होता है पैनक्रियाज से होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव कौन सा है? तो ये है बारहसिंघा। आप देख सकते हैं इस खतरनाक प्राणी को, इतने सारे सींग इसके पास हैं। तो कभी जाइएगा घूमने तो रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीली गाय जो है, नील गाय भी इसे कहते हैं। ये देखने में वैसे तो ग्रे कलर के होते हैं, इसके 2 ही सींग होते हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये लोकल क्षेत्र में हम लोग के यहाँ भी अक्सर खेतों में देखे जा सकते हैं। झुंड में रहते हैं और फसलों को खाते हैं, नुकसान भी करते हैं। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन यानी क्लीन इंडिया मूवमेंट जो है कब से प्रारंभ हुआ था? तो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को क्लीन इंडिया मूवमेंट यानी स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यहाँ पे असुमेलित होगा, असुमेलित को चुनिए। मलेरिया, प्लाज्मोडियम, ये सही है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम की वजह से जो आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं और शरीर में जो है रक्त की कमी हो जाती है, जिसे कहते हैं एनीमिया। इसे एनीमिया नामक बीमारी होती है। क्षय रोग यानी जो टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, ये भी सही है। हैजा रोग जो होता है वो होता है विब्रियो कालेरी, इसे कालरा भी कहते हैं, कालेरी की वजह से। एमीबिएसिस जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी से नहीं होता है। एमीबिएसिस होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से, जबकि साल्मोनेला टाइफी जो है इससे होता है टाइफाइड। तो इसका उत्तर होगा एमीबिएसिस। एमीबिएसिस साल्मोनेला टाइफी से न होकर एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। अगला प्रश्न, बर्फ से बना घर कहलाता है। ध्रुवों की तरफ जहाँ पे बर्फ़ अधिक मात्रा में होती है, जहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पे बर्फ़ को काट कर ऐसे छोटी छोटी सिल्लियाँ बना ली जाती है और उसको एक पे एक रखकर जोड़ के एक घरनुमा गुंबदाकार आकृति दे दी जाती है। वहाँ पे तापमान इतना कम होता है कि इन सिल्लियों को जब आपस में चिपका दिया जाता है तो एकदम बहुत ही सख्त हो जाती हैं और वहाँ के टेम्परेचर की वजह से ये पिघल नहीं पाती हैं और ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। अंदर जो होता है वो जानवरों की खाल को लगा दिया जाता है, जिससे जो अंदर जो ये लोग गर्मी उत्पन्न करते हैं, जो अंदर रहते हैं, तो उसकी जो गर्मी है वो बाहर ना जाने पाए, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। तो इसे कहते हैं इग्लू, यानी बर्फ से जो बना घर होता है उसे इग्लू कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक किले यानी सबसे ज़्यादा फोर्ट वाला राज्य कौन सा है?
तो यहाँ पे ऑप्शन में पहले राजस्थान ही है, ज़्यादातर लोग इसे ही टिक करेंगे, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा वो है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा जो किले हैं वो महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान। वो अलग बात है कि राजस्थान में जो सबसे जो बड़े बड़े जो किले हैं ज़्यादातर वो राजस्थान में ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में छोटे छोटे बहुत से किले हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो किले होंगे वो महाराष्ट्र में हैं। अगला प्रश्न और आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ों का समूह बिना सिले, यहाँ पे सिले होगा, पहना जाता है? इसमें से कौन सा समूह है कपड़ों का जो बिना सिलाई किए पहना जाता है? साड़ी, ये तो पहना जाता है। कमीज, नहीं, इसको सिलना पड़ता है। पगड़ी बिना सिले पहना जाता है। साड़ी भी बिना सिले पहना जाता है, लेकिन कुर्ता सिलना पड़ता है। यहाँ पे भी कुर्ता टी शर्ट है, सिलना पड़ता है। जबकि धोती, साड़ी और पगड़ी ये तीनों बिना सिलाई के पहने जाते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमने चित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।